आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? M19 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? सलाम का जवाब नहीं आएगा ना तो लेक्चर नहीं शुरू होगा। दैट्स बेटर। और क्या हाल है आप लोगों का? इम्पोर्टेंट है एंड सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के वो आपके सर्कुलेशन से ही आते हैं, राइट? एंड आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। एंड आई एम मिसिंग यू ऑल अ लॉट बिकॉज जो आपको देख के पढ़ाने में मजा है ना वो आपको बगैर देख के पढ़ाने का नहीं है मजा। बेटा मैं सेकेंड ईयर को इनकी क्लासेस ले रही थी, अब मैं इंशाल्लाह आपको बाकी पढ़ाऊंगी। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी, राइट? हाँ, मैं तो आप सबको मिस करती हूँ ना, राइट? अच्छा चलो बस ठीक है, मैं भी आपको मिस करती हूँ, सब ठीक है। अच्छा अब पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। अच्छा अब सर्कुलेशन जो है बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं। सर्कुलेशन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो दे आर सप्लाइंग ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। चाहे आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन जाओ, चाहे आप कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओ, चाहे आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाओ, ब्लड सप्लाई हर जगह है, ठीक है? और वो ब्लड सप्लाई कहाँ से जा रही है? वो हार्ट को पंप कर रहा है, तो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन एवरी एस्पेक्ट। और क्लिनिकली जो है ना आप सबसे ज्यादा जो व्हाट यू विल कम अक्रॉस, सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स होते हैं वो आपके अगर कोई बंदा आपके पास फ्लू के साथ भी आया है ना, या खुदा ना खासा कोरोना के साथ भी आया है, तो वो उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम होगी या उसको हाइपरटेंशन होगी, कोई ना कोई ब्लड वेसल्स की कोई डिजीज होगी, ठीक है? तो कीपिंग इन दैट माइंड, ऑफ हाइपरटेंशन तो अबव 50 हर बंदे को होती है। इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में एज एज प्रोग्रेसेस तो आपकी सारी डिजीजेस जो हैं वो हार्ट की शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो तो आप जब तक उस बंदे का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करोगे, उसका हार्ट नहीं ठीक करोगे, आप उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है? या आप जनरल सर्जन भी हो या कुछ भी कर रहे हो, तो टॉपिक ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? और एमसीक्यूज भी इसमें से बहुत आते हैं। किसी जमाने में एक ट्रेंड था, बच्चे जो थे वो सर्कुलेशन को स्किप कर जाते थे क्योंकि वो 11 चैप्टर हैं, उनमें से दो सवाल आएंगे तो हमने नहीं पढ़ना। लेकिन एमसीक्यूज बहुत आते हैं और सारी जो फिजियोलॉजी की जो बेस है ना, अगर आप सर्कुलेशन नहीं समझ के पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगी, ठीक है? सो आई स्ट्रेस अगेन कि सर्कुलेशन जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? और आप उसको अच्छी तरह से करना, क्योंकि आगे आगे फ्यूचर में आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और अगर आपको सर्कुलेशन नहीं समझ में आई हुई है तो आपको उसके एमसीक्यू जैसे कुछ भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है? अच्छा तो अब तक जो हम आपको पढ़ा चुके हैं वो आपको बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। अच्छा, हर ब्लड वेसल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेन आर्टरीज है, ठीक है, फिर एक स्मॉल आर्टरीज और आर्टेरियोल्स है, फिर कैपिलरीज है, फिर वेन्स है। all of them they have individual characteristics which are very very important, right? फिर आपका कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम में आपके मजल्ला में आपके कार्डियक सेंटर्स भी पड़े हैं, वेसोमोटर सेंटर्स भी पड़े हैं, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे डॉक्टर जावेद शफीज ने आपको पढ़ाया होगा। अब जो सर्कुलेशन है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है? अगर बेसिक आपको गेम समझ में आ जाए ना कि जो ब्लड वेसल्स हैं लाइक आर्टेरियोल्स वो किस तरह से काम कर रही हैं, वो कैसे बिहेव कर रही हैं, आर्टरीज का क्या बिहेवियर है, और उन सबका जो बिहेवियर है ना
वो अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म रखा हुआ है बच्चों के, आर्ट जो मेन आर्टिस्ट का रोल है उसके अकॉर्डिंगली उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो आपकी आर्टिक्यूल्स का रोल है वो उनका भी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दैट रोल है, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो वेन्स हैं उनका जो फंक्शन है वो इस तरह से है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन को हेल्प करता है, राइट। एंड सेम अप्लाइज टू द कैपिलरीज आल्सो, ठीक है। ये चारों ब्लड वेसल इंडिविजुअली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और सबका फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है, बेसिकली ठीक है, दे आर कैरिंग ब्लड, एक मेजर फंक्शन है, दे आर कैरिंग ब्लड, ऑल ऑफ देम दे आर कैरिंग ब्लड, लेकिन फंक्शन वाइज दे आर अदर द रेस्ट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो कल डॉक्टर जावेद शफेज ने आपको पढ़ाया था कि आपको शायद वेसोडाइलेटर सिस्टम पर आ गए थे, राइट। सो आपके ब्रेन के अंदर सिंपैथेटिक वेसोडाइलेटर सिस्टम है, ठीक है, जो कि आपके एंटीरियर हाइपोथैलेमस में है, ब्रेन के अंदर, ठीक है। मेडुल्ला के ऊपर जो है हाइपोथैलेमस का एरिया है, उसका जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है उसके अंदर सिंपैथेटिक वेसोडाइलेटर सिस्टम है। क्या है? सिंपैथेटिक वेसोडाइलेटर सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिंपैथेटिक वेसोडाइलेटर सिस्टम क्या करता है? दो तीन जगह इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। एक तो बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इन द स्केलेटल मसल। अब आपको पता है कि ये जो सिंपैथेटिक सप्लाई है उसकी स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स हो, ठीक है। अब हम मसल्स की बात नहीं करें, हम स्केलेटल मसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनको सिंपैथेटिक सप्लाई है, ठीक है। सिंपैथेटिक सप्लाई जो है ब्लड वेसल्स को, उनका दो डुअल फंक्शन है, वो उनको वेसोडाइलेट भी करती हैं और वो उनको वेसो कंस्ट्रिक्ट भी करते हैं। मोस्टली जो हम हर ऑर्गन का पढ़ते हैं तो वे से कि द सिंपैथेटिक्स जो है दे कंस्ट्रिक्ट द फाइबर्स, राइट। बट जो आपका मसल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट भी हो रही हैं और वो कंस्ट्रिक्ट भी हो रही हैं, ठीक है। So we say कि मसल्स के अंदर वेसोडाइलेटर फाइबर्स भी हैं और वेसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स भी। अब इन वेसोडाइलेटर फाइबर्स की क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, तो जब एक्सरसाइज करते हो तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे और वो आपके मसल्स की ब्लड वेसल्स को वेसोडाइलेट कर देंगे। ऐसे ही होता है ना। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही आपके स्केलेटल मसल की वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। यानी मतलब ये है कि वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस अभी रिलीज नहीं होते हैं, मेटाबॉलिज्म अभी शुरू नहीं होती है, इवन देन आपकी बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आपके ब्लड वेसल्स की जो मसल्स की ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं। डायलेट करने का क्या फायदा है? ताकि फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो मसल्स में इंक्रीज हो जाए, राइट। तो बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। एक्सरसाइज जो है वो आपकी जो बॉडी की जो एक पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है ना, तो एक्सरसाइज जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस शो करती है। तो एक्सरसाइज में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो एंड बिफोर द वेसोडाइलेटर्स आर फॉर्म्ड इन द ब्लड वेसल्स, उससे पहले ही आपकी ब्लड वेसल्स जो है स्केलेटल मसल्स की वो डायलेट कर जाती है। तो कैसे डायलेट करती हैं कि जैसे ही आप द मोमेंट यू स्टार्ट योर एक्सरसाइज, तो क्या होता है, सिग्नल्स जो हैं वो आपके जाते हैं फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आपके एंटीरियर हाइपोथैलेमस में जाते हैं और एंटीरियर हाइपोथैलेमस से आपके जो सिग्नल्स हैं वो आपके वेसोडाइलेटर सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स आए, आपने लेट्स से आपने पोजीशन बनाई है, अब आपने दौड़ लगानी है, हाँ, तो उसी वक्त साइमल्टेनियसली आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आपके एंटीरियर हाइपोथैलेमस में सिग्नल्स आएंगे और आपका जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और आपका
बॉडी का वेसोडायलेटर सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप जो स्केलेटल मसल्स है वो की ब्लड वेसल डायलेट कर जाएंगे एंड फ्लो ऑफ ब्लड टू द स्केलेटल मसल इंक्रीजेस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है वेसोडायलेटर रिस्पांस कैसे आ रहा है, आइदर बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो रहे हैं या एसिटाइलकोलिन जो है वो स्टिमुलेट हो रही है। ऑल दो एसिटाइलकोलिन का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है ऑन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, मेनली जैसे हम दो टोन की बात करते हैं, वेगल टोन की और वेसोमोटर टोन की। ठीक है, वेगल टोन का मतलब है कि जो आपका हार्ट है ना, दैट इज अंडर योर पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल। हार्ट रेट जो है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में है। ठीक है, अगर पैरासिम्पैथेटिक्स ना होते ना तो आपकी हार्ट रेट 72 की बजाय हो जाती 120 140, लेकिन it is this parasympathetics that are controlling your heart rate, that is why हम उसको कहते हैं वेगल टोन। अच्छा, और दूसरी टोन है वेसोमोटर टोन। वेसोमोटर टोन जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स में होती है। ठीक है, और ये जो वेसोमोटर टोन है वो आपकी सिंपैथेटिक्स जो है वो कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अगर वेसोमोटर टोन नहीं होगी तो आपके सिंपैथेटिक जो आपके जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर जाएंगे सारी की सारी। ठीक है, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं तो आर्टरी प्रेशर फॉल कर जाता है, तो ब्लड थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, अभी आपको मैं डिटेल और समझाऊंगी। तो ये बेसिक्स बातें कि एक चीज टर्म है वेगल टोन, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक्स कंट्रोल कर रही है आपके हार्ट रेट को। तो पैरासिम्पैथेटिक्स आर कैरिड बाय वेगस नर्व्स, तो हम वेगल टोन कहते हैं। और वेसोमोटर टोन जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स की टोन है। आपकी ब्लड वेसल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से टोनिकली कंट्रैक्टेड रहती है। मोस्टली आपकी जो ब्लड सप्लाई है ब्लड वेसल्स को वो सिंपैथेटिक्स ही है, एक्सेप्ट फ्यू एरियाज जो ब्लश एरियाज वगैरह वहाँ पैरासिम्पैथेटिक की सप्लाई है, लेकिन मोस्टली 99% सिंपैथेटिक ब्लड वेसल्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो वेसोडायलेटर वापस आ जाते हैं। मैं आपको पिछला थोड़ा थोड़ा सा बताती रहूंगी आपके उसके लिए, तो अगर अब मैं टॉपिक से हट भी जाऊं तो घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आई वांट कि मैं पिछला जो सर्कुलेशन आपको पढ़ाई गई उसको अभी थोड़ा सा साथ साथ आपको रिकैप देती रहूं। सो अब हम बात कर रहे थे वेसोडायलेटर सिस्टम की जो कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में है। ठीक है, सो उसकी सिग्निफिकेंट जरूरत कहाँ पड़ती है, एक तो जब आपने एक्सरसाइज शुरू करनी हो तो वेसोडायलेटर आपके सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, ब्लड फ्लो टू वेसल्स इंक्रीज। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं वेसोवेगल सिंकपी। आप लोगों को कभी ऐसे हुआ होगा कि किसी भी आपने कोई बुरी सी खबर सुनी है और फिर आपने देखा होगा कि वो बंदा जो है खड़े खड़े बेहोश हो गया है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, उसे कहते हैं वेसोवेगल सिंकपी। ठीक है, एक होती है बच्चों पोस्टरल हाइपोटेंशन। पोस्टरल हाइपोटेंशन का मतलब है अगर आप बहुत देर सीधे खड़े हुए हो तो आप फेंट हो गए। एक होती है वेसोवेगल सिंकपी। वेसोवेगल सिंकपी में क्या होता है कि इफ यू हियर सम डिस्टर्बिंग न्यूज यू सडनली फेंट। ठीक है, तो बहुत सारी फेंटिंग कंडीशंस होती हैं, आपने उनको उनका ध्यान रखना है। जैसे आपने स्टोक्स सिंड्रोम सिंड्रोम में पढ़ा था, फेंटिंग स्पेल्स होते हैं। इसी तरह से पोस्टरल हाइपोस्चर यानी खड़े रहे आप बहुत देर तो हाइपोटेंशन होती है, या वेसोवेगल सिंकपी। ठीक है, वेसोवेगल सिंकपी में हो रहा रीजन फर्क होती है कि इफ यू हियर सम डिस्टर्बिंग न्यूज। ठीक है, तो क्या होगा कि जो डिस्टर्बिंग थॉट्स कहाँ डेवलप होंगी, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डेवलप होंगी। ठीक है, वहां से सिग्नल जाएंगे टू द एंटीरियर हाइपोथैलेमस, राइट, जो वहां विच इज द वेसोडायलेटर सिस्टम। ठीक है, सिग्नल जो है ना व्हेन दे विल सडनली गो टू द वेसोडायलेटर, तो आपके स्केलेटल मसल के सारे वेसोडायलेटर फाइबर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होंगे, वेसोडायलेट करते हैं। तो जब जैसी ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं तो आर्टरी प्रेशर फॉल कर जाता है। दूसरे क्या होता है कि जब डिस्टर्बिंग थॉट्स डेवलप होती हैं तो एक तो सिग्नल जा रही है एंटीरियर हाइपोथैलेमस को, दूसरे क्या हो रहा है कि सिग्नल्स जा रहे हैं आपके वेगल सेंटर्स ऑफ मेडुल्ला। क्या हो रहा है, वेगल सेंटर्स ऑफ मेडुल्ला को सिग्नल्स जा रहे हैं। तो जब मेडुल्ला स्टिमुलेट हो जाएगा वेगल सेंटर का तो क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी। ठीक है, आपको याद है ना एसए नोड एबी नोड को पढ़ा, जब
सप्लाई वेगस नर्व कर रही है, ठीक है। तो जब वो स्टिमुलेट होगी तो हार्ट रेट जो है डिक्रीज हो जाएगी और आर्टेरियल प्रेशर जो है फॉल कर जाएगा। तो बोथ दिस थिंग्स, स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस या ये ब्लड वेसल डायलेट हो रही है, ये नंबर 2 स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व विल लीड टू डिक्रीज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट भी कम होगी और ब्लड वेसल भी डायलेट कर देंगे, तो क्या होगा, आर्टेरियल प्रेशर फॉल कर जाएगा। जब आर्टेरियल प्रेशर फॉल करेगा तो ब्लड फ्लो टू द ब्रेन डिक्रीजेस एंड द पर्सन फेंट्स। अब वेसोवेगल सिम्पटम बहुत आती है एग्जाम में, तो ये आप पॉइंट्स या तस्वीर खींच लो स्लाइड की, ठीक है। वेसोवेगल सिम्पटम में क्या होता है, देयर डिस्टर्बिंग थॉट्स इन द ब्रेन। तो सिग्नल जाएंगे, एक तो आपके वेगल सेंटर्स इन द मेडुला और दूसरे सिग्नल जाएंगे आपके वेसोडायलेटर सिस्टम यानी कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में। वेसोडायलेटर से क्या इफेक्ट होगा, ब्लड वेसल जो है वो डायलेट कर जाएंगे और हार्ट रेट को क्या होगा, अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी हार्ट रेट कम हो जाएगी। हार्ट रेट कम होगी और ब्लड वेसल डायलेट होगी, दोनों मिलकर क्या करेंगे, आर्टेरियल प्रेशर को, द आर्टेरियल प्रेशर विल फॉल, राइट, एंड द ब्लड फ्लो टू द, अब आर्टेरियल प्रेशर कम होगा तो ब्रेन को ब्लड फ्लो जो है वो कम चला जाएगा एंड द पर्सन विल फेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छी तरह से आप दिमाग को बैठा लो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर पे, ठीक है। कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर पे हम डिस्कस कर रहे हैं अक्यूट कंट्रोल, ठीक है। दो तरह के कंट्रोल्स, एक तो इमीडिएट जो भी बॉडी में चेंजेस आ रही है ना, तो योर बॉडी सिस्टम इज कंट्रोलिंग द आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है, उसे कहते हैं अक्यूट कंट्रोल। और एक होता है क्रॉनिक कंट्रोल। क्रॉनिक कंट्रोल का मतलब है कि वो कंट्रोल थोड़ा सा टाइम लेता है टू कंट्रोल और आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। क्रॉनिक कंट्रोल जो है दैट इज डन बाय योर किडनीज। किडनीज थोड़ा सा टाइम लेती हैं टू कंट्रोल योर आर्टेरियल प्रेशर, किडनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट इट इज क्रॉनिक, ठीक है। लॉन्ग सॉरी नॉट क्रॉनिक, लॉन्ग टर्म कंट्रोल जो है दैट इज कॉज्ड बाय द किडनीज, ठीक है। एंड acute control है आर्टेरियल प्रेशर का, that is done by your autonomic nervous system, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके acute कंट्रोल को हैंडल करते हैं और लॉन्ग टर्म आर्टेरियल प्रेशर को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, आर्टेरियल प्रेशर का फायदा क्या है। आर्टेरियल प्रेशर का सिग्निफिकेंस ये है, आर्टेरियल प्रेशर की सिग्निफिकेंस ये है कि इट प्रोवाइड्स द ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑर्गन परफ्यूजन। के आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की क्या है कि ये इट इज प्रोवाइडिंग द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। अगर प्रेशर लो होगा तो टिश्यूज में ब्लड, ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंचेगा, टिश्यूज में ब्लड नहीं पहुंचेगा। बट इफ द प्रेशर इज सफिशिएंट इनफ देन ऑल द टिश्यूज विल बी वेल परफ्यूज्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिग्निफिकेंस क्या है आर्टेरियल प्रेशर की, वो ये है कि इट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑर्गन परफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो, बिकॉज सर्कुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट, एंड इट इज फन डूइंग सर्कुलेशन। अगर आपको बस गेम समझ में आ जाए कि गेम हो कैसे रही है। अच्छा, जब हम आर्टेरियल प्रेशर की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मीन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब एक कंफ्यूजन ये होती है कि आप लोगों ने देखा होगा आपके बड़ों का ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, कहते हैं जी इसका ब्लड प्रेशर जी 120/80 आया है, 140/110 या ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर 90/70 हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। ये जो हम टर्म्स यूज करते हैं ना, दिस इज नॉट द मीन आर्टेरियल प्रेशर। जो ये हम टर्म यूज करते हैं ना 120/80 है बीपी, उसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग सिस्टली प्रेशर है 120 एंड ड्यूरिंग डायस्टली, जब हार्ट डायस्टली में चला जाता है उस वक्त ब्लड प्रेशर वेसल्स में प्रेशर है 80। तो ये दिस इज नॉट द मीन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। जब हार्ट इंजेक्ट करता है ब्लड वेसल्स में प्रेशर है वो 120, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक।
एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो +1 third of the pulse pressure. अब मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? कब से नहीं आ रही? कितनी देर से नहीं आ रही है? अच्छा, सो मीन आर्टियल प्रेशर जो है वो अच्छा चलो ओके, एक मिनट। सिंह कभी समझ में आ गई है ना? अच्छा ओके, और ये जो मैंने आपको मीन आर्टियल प्रेशर बताया था इसकी सिग्निफिकेंस, दूसरे मीन आर्टियल प्रेशर फाइंड आउट कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया है? अच्छा, मीन आर्टियल प्रेशर जो है इट इज द एवरेज प्रेशर थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल। जिस प्रेशर की हम बात करते हैं ना कि जी मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया, किसी का 120/80 प्रेशर आया है, तो उसका मतलब ये है कि इट इज नॉट 120/80 इज नॉट द मीन आर्टियल प्रेशर। 120 का मतलब है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि ड्यूरिंग सिस्टोली हार्ट जब कंट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर वेसल्स में कितना है 120 है, और ड्यूरिंग डायस्टोली प्रेशर ब्लड वेसल्स में कितना है 80 है। ठीक है, दिस इज नॉट द मीन आर्टिरियल प्रेशर। मीन आर्टिरियल प्रेशर हम फाइंड आउट इज द एवरेज प्रेशर थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल। इट इज द एवरेज प्रेशर थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रॉफ में भी आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, और एससीक्यूज एमसीक्यूज में बहुत आता है, वाइवा में बहुत पूछा जाता है। So it is the average pressure throughout the cardiac cycle, यानी during diastole and breathing इसके ब्लड वेसल में एवरेज प्रेशर कितना है। मीन आर्टरी प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीन आर्टरी प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कितना है 80, पल्स प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिस्टोली माइनस डायस्टोली, यानी कि 120 माइनस 80 इज 40। सो डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 40 is equal to 90. That's how you calculate your mean arterial pressure. Mean arterial pressure की कैलकुलेशन भी आ जाती है। ठीक है, आगे समझ में अब बात आपको? हाँ, मीन आर्टिरियल प्रेशर बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट? So this is mean arterial pressure is equal to diastolic pressure plus 1/3 of pulse pressure. हम अब आगे जितने भी प्रेशर्स की बात करेंगे याद रखो कि we are not talking about systolic pressure or diastolic pressure, we are talking about mean arterial pressure. जो हम कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर पढ़ेंगे याद रखो we are talking about the mean arterial pressure and not about systolic और diastolic pressure. और मीन आर्टेरियल प्रेशर आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अब वो ये कहता है कि आपका जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हार्ट है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये आपका हार्ट है, सॉरी ये हार्ट है आपका, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है और ये आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो मीन आर्टेरियल प्रेशर, ये ब्लड पंप हुआ इस वेन वेसल के अंदर, ये आपकी एओर्टा है। अब एओर्टा से लार्ज वेसल्स अराइज कर रही हैं जो कि आपके डिफरेंट टिश्यूज को सप्लाई कर रही हैं, राइट? आप देखो कि इन वेसल्स की अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल है, इन वेसल्स की अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल है। इस पैरेलल अरेंजमेंट का ये फायदा है बच्चों कि यहाँ जो ब्लड का whatever the pressure is here, that pressure is in these vessels. ठीक है,
दैट प्रेशर इज इन दीज वेसल्स। यानी कि अगर लेट्स से हम एक एवरेज आसान वैल्यू लेते हैं 100 है आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर, तो यहाँ पे भी इन वेसल्स में भी मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो 100 रहेगा, ठीक है, बिकॉज एओर्टा में ब्लड प्रेशर जो है remains the same, और वही प्रेशर आपकी मेन आर्टरीज में होगा जो कि आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जो जिस प्रेशर से ब्लड मसल्स में जा रहा है उसी प्रेशर से किडनी में जा रहा है, उसी प्रेशर से डायलिसिस सिस्टम में जा रहा है, उसी प्रेशर से ब्रेन में जा रहा है, उसी तरह से अदर ऑर्गन्स में जा रहा है। अगर लेट्स से कि अरेंजमेंट ऐसे होती कि हार्ट से पहले यहाँ से यहाँ हार्ट है, हार्ट से पहले गया मसल्स में, मसल्स के बाद गया ब्लड किडनीज में, किडनीज के बाद ब्लड गया डायलिसिस सिस्टम में, डायलिसिस सिस्टम के बाद ब्लड गया ब्रेन में, तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा मसल सबसे अच्छा जो ब्लड था ना फुल ऑफ ऑक्सीजन वो मसल्स में जाता, फिर वहाँ ऑक्सीजन यूज अप हो जाती है, उसके बाद ब्लड जाता है किडनीज में, तो किडनीज को और थोड़ी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उससे फिर वो यूज होके फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता। तो अगर ये सीरीज में अरेंजमेंट होती ना तो उसका बहुत नुकसान था कि सबसे पहले टिश्यू को ब्लड जाता वो सबसे ज्यादा फुल ऑफ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन होता है, बाय द टाइम वो यहाँ ब्रेन तक पहुंचता तो आपका जो ब्लड जो था उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स से ऑक्सीजन जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो चुके होते हैं। लेकिन सीरीज में अरेंजमेंट नहीं है। पैरेलल अरेंजमेंट का ये फायदा है कि हर ब्लड वेसल जो है वो अपने प्रेशर भी सेम है, ठीक है, ये भी नहीं कि बाय द टाइम यहाँ पर ब्लड पहुंचा, अगर सीरीज में बाय द टाइम यहाँ पे ब्लड पहुंचा तो ब्रेन तक पहुंचे तो प्रेशर ही खत्म हो चुका होगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी खत्म और प्रेशर भी खत्म, ठीक है। इसका मतलब ये फायदा है कि जो प्रेशर जिस प्रेशर से हर ऑर्गन को ब्लड जा रहा है वो सेम प्रेशर है, ये नहीं होगा कि किसी को ज्यादा जा रहा है किसी को कम जा रहा है। ज्यादा और कम किस सिचुएशन में होगा? जो ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है, जैसे मसल ज्यादा काम कर रहे हैं, हाँ मसल ज्यादा काम करेंगे तो क्या होगा कि मोर ब्लड विल फ्लो इनटू द मसल्स, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? तो यहाँ की जो आर्टरीज है वो डायलेट कर जाएंगे, ठीक है, लोकल वेजो डायलेटर इफेक्ट की वजह से जब मेटाबॉलिज्म शुरू होगी तो आर्टरीज जो है यहाँ की डायलेट कर जाएंगी और ब्लड फ्लो टू द मसल्स विल इंक्रीज, ठीक है। मसल हर टिश्यू जो है वो अपना ब्लड फ्लो खुद कंट्रोल कर रहा है, मुझे ज्यादा ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए। हर टिश्यू याद रखो अपना ब्लड फ्लो, the amount of blood flowing to each tissue is according to the needs of those tissues। ये नहीं कि मसल्स को भी लेट्स से ब्लड 10 ml जा रहा है, किडनीज को भी 10 ml जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी 10 ml जा रहा है, सबको एक ही बराबर से जा रहा है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपने देखा है कि किडनीज को ज्यादा ब्लड जाता है, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को सिर्फ उस वक्त ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए होगा जब आप खाना खाओगे, इसी तरह से मसल्स को भी ब्लड फ्लो उस वक्त ज्यादा चाहिए होगा जब आप लोग एक्सरसाइज करोगे। ब्रेन को तो खैर हर वक्त ही ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए होता है। तो ठीक है, आगे बात समझ में, हर टिश्यू का जो है हर टिश्यू का जो है अपना ही ब्लड फ्लो है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका हार्ट है, यहाँ से आपके टिश्यूज को ब्लड फ्लो जा रहा है, ये टिश्यूज है ये टिश्यूज है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जो है वो सेम है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो सेम है, ठीक है। तो हर टिश्यू को अपना सफिशिएंट प्रेशर मिल रहा है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो सेम है, लेकिन अब इसके अंदर ब्लड कितना जाना है वो डिटरमिन करेंगी आपकी स्मॉल आर्टरीज और आर्टेरियोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टिश्यू। अगर मसल्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, नीड ऑफ टिश्यू ज्यादा हो जाएगी तो ये वेसल जो है ये डायलेट कर जाएंगे, ठीक है। और लेट्स से ये जो है आपका जीआईटी, आप ये स्केलेटल मसल है, ये आपका जीआईटी। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, और खाना नहीं खा रहे हो, तो क्या होगा कि यहाँ के मसल डायलेट कर जाएंगे, ब्लड फ्लो टू द मसल्स विल इंक्रीज, और यहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्टेड रहेंगी, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो भी लेस, इतना ही चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही जाएगा, इससे ज्यादा ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द टिश्यूज। अब आर्टेरियल प्रेशर जो है डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, राइट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है?
अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग आउट ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट, राइट। कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर्स पर मिनट। रिमेंबर स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में फर्क आपको पता होना चाहिए। स्ट्रोक वॉल्यूम है एक कंट्रैक्शन में हार्ट, एक सिस्टली में या एक बीट में हार्ट कितना ब्लड इंजेक्ट कर रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। लेकिन 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड इंजेक्ट कर रहा है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। सो आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट से तो आप फैमिलियराइज हो, उससे ये टर्म है पेरिफेरल रेजिस्टेंस की, जो मैं आपको समझा रही हूँ कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है। बिफोर कमिंग टू पेरिफेरल रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं कि arterial pressure depends upon these two factors, cardiac output and peripheral resistance. Most important function of the nervous control of the circulation is to definitely increase the arterial pressure. अच्छा, arterial pressure, the acute control of the arterial pressure, which is controlled by the nervous system. Acute control of arterial pressure है, that is controlled by your nervous system. और इस nervous control का सबसे increase the arterial pressure, ठीक है। It rapidly increases the arterial pressure. ये याद रखना कि अगर आपको बंदे का ब्लड प्रेशर फॉल कर गया है तो autonomic nervous system will come into action and it will rapidly increase the arterial pressure, ठीक है। arterial pressure को increase करने में बहुत important रोल है nervous system, ठीक है। और ये कैसे होता है, by stimulation of the sympathetics and inhibition of the parasympathetic vagus system। याद रखो कि जब sympathetic stimulate होंगी तो parasympathetic हमेशा inhibit हो जाएंगे, राइट। ये चीज भी आपने याद रखनी है कि जब sympathetic stimulation होगी तो parasympathetic inhibition फौरन होगी, राइट। अच्छा, अब sympathetic stimulation का कहाँ इफेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो है सिंपैथेटिक का 3 जगह इफेक्ट है। एक आर्टेरियोल्स के ऊपर है, एक हार्ट के ऊपर है और एक वेन्स के ऊपर है, ठीक है। ये बेसिक बात अगर आपको समझ में आ गई ना तो फिर आपके लिए सर्कुलेशन इज फन। सो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और सारी इसमें यही जिक्र ही ये हो रहा है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या हो रहा है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के 3 इफेक्ट्स हैं, याद रखो। एक तो आर्टेरियोल्स के ऊपर इफेक्ट है, नंबर 2 हार्ट के ऊपर इफेक्ट है, नंबर 3 वेन्स के ऊपर इफेक्ट है, राइट। अब ये देखो, ठीक है। तो अब क्या है कि नर्वस स्टिमुलेशन से एक इफेक्ट आपके हार्ट के ऊपर है, दूसरा आपका इफेक्ट इन आर्टेरियोल्स के ऊपर है, ठीक है, और तीसरा इफेक्ट आपके इन वेन्स के ऊपर है। वेन एओर्टा पे लार्ज वेसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट इफेक्ट है, वो जो मैं अभी आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से आपने सुनना है। आर्टेरियोल्स के ऊपर इफेक्ट है, ये जो आर्टेरियोल्स जो सप्लाई कर, दूसरे आपका वेन्स के ऊपर इफेक्ट है और ये तीसरे आपका हार्ट के ऊपर इफेक्ट है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ये आर्टेरियोल्स है। आर्टेरियोल्स की क्या कहानी है कि भाई आर्टेरियोल्स है तो डायमीटर में बहुत स्मॉल है, हाँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये यहाँ पे प्रेशर 93 है या 100 है मेन आर्टरीज में, लार्ज आर्टरीज में 93 है। बाय द टाइम जब ब्लड यहाँ पहुँचता है ना आर्टेरियोल्स में तो प्रेशर फॉल कर जाता है, ठीक है। आर्टेरियोल्स में जब ब्लड पहुँचता है तो यहाँ पे आके प्रेशर फॉल कर जाता है, 30 to 35 रह जाता है। लेकिन ब्लड इसके अंदर जाना कितना टिश्यू में वो कंट्रोल हो रहा है बाय द आर्टेरियोल्स, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है लेकिन अब आगे कितना जाना है वो ये आर्टेरियोल्स बताएंगे, ठीक है। अब आर्टेरियोल्स की थोड़ी सी एक आप एग्जांपल देखो। आपके घर में देखा होगा कि एक मेन पाइप होगी, बड़ी लार्ज बड़ी पाइप होगी, ठीक है। वो पाइप जो है छोटे पाइप से कनेक्टेड होगी, हाँ। ये आपका किचन है, ये आपका बाथरूम है, ये आपका लॉन्ड्री रूम है, हाँ। सो ये आपके किचन का बाथरूम है, सॉरी किचन का टैप है, और ये आपके बेडरूम का टैप है, और ये आपके लॉन्ड्री का टैप है, ठीक है। अब मेन पाइप से आपके डिफरेंट
आपके टैप्स कनेक्टेड है, ठीक है, छोटे पाइप के थ्रू कनेक्टेड है। ऑब्वियसली जो यहाँ पे प्रेशर होगा पानी का वो इन छोटे पाइप्स में नहीं होगा। हाँ, अब लेट्स से कि आपके किचन में काम हो रहा है, किचन में काम नहीं हो रहा, तो क्या होगा, आप इसका नल का बंद करके रखोगे, ठीक है, और आप यहाँ पे यू आर टेकिंग अ शावर, तो आपने थोड़ा सा नल खोला है, कितना जरूरत है उतने ही खोलोगे, ठीक है। लॉन्ड्री में आपके कपड़े धुल रहे हैं, तो आपने यहाँ पे नल का ज्यादा खोला हुआ है, यानी कि जितनी आपको नीड है ना उस हिसाब से आपने अपना काम कर रहे हैं। यानी कि ये जो है ना नल के टैप्स, ये दे आर लाइक योर आर्टेरियोल्स। यहाँ पे किचन में खाना नहीं पक रहा है, ठीक है, तो नल का आपका बंद है, इसलिए आर्टेरियोल्स यहाँ के क्लोज। और अगर ये यहाँ पे आप थोड़ा काम कर रहे हो तो थोड़ा ब्लड फ्लो है, और यहाँ पे अगर ज्यादा काम कर रहे हो तो ज्यादा वाटर का फ्लो है, ठीक है। अब इन आर्टेरियोल के एक्शन को हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस वैसे इसलिए कहते हैं कि ये ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ब्लड, दे ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ब्लड। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब है अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट जितनी भी आर्टेरियोल्स हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब मैं क्या क्या करती हूँ, मैं इन सारी वेसल्स को खोल देती हूँ, सारी आर्टेरियोल्स खुल गई हैं। Blood will start flowing from this main aorta into these beakers। हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर फॉल कर जाएगा, ब्लड वेसल्स ओपन हो गई हैं, ठीक है, हमने खोल दी है, डायलेट कर दी है सारी ब्लड वेसल्स, आर्टेरियोल्स जो हैं, नॉट ऑल द ब्लड वेसल्स, स्पेसिफिकली आपने बहुत ध्यान से वर्ड यूज करना है, आर्टेरियोल्स डायलेट करती हैं। ये ब्लड वेसल्स कभी, मेन ब्लड वेसल्स कभी डायलेट नहीं करेंगे, सिर्फ ये आर्टेरियोल्स या स्मॉल आर्टरीज डायलेट करते हैं, ये याद रखो, ठीक है। ये जो आर्टेरियोल्स की डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि आर्टेरियोल्स कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हैं, इन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर तो ये बंद है सारी तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा है टू फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा है टू फ्लो ऑफ ब्लड बिकॉज ये सब बंद है, ठीक है। अगर दे आर ओपन तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया है, ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट कर गई है। सॉरी, कौन सी ब्लड वेसल्स, आर्टेरियोल, नॉट ऑल ब्लड वेसल्स, ओनली द आर्टेरियोल्स, ठीक है। तो अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी यानी कि आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया, सब बंद हो गई हैं, तो इसका मतलब है दे आर रेजिस्टिंग टू फ्लो ऑफ ब्लड, तो फर्दर फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर ये ओपन हो जाएंगी यानी डायलेशन हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन का इफेक्ट इस वेसल पर क्या होगा। अब कॉमन सेंस की बात है कि लेट्स से ये सारी की सारी डायलेट कर गई, यानी कि ओपन कर दिए आपने ये सारे टैब्स, तो वाटर फ्लो या ब्लड फ्लो इनमें से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि जितना यहाँ पे ब्लड या वाटर है वो सारा का सारा इधर आ गया है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे मेन वेसल में प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि जब वेजो डायलेशन होती है यानी कि आर्टेरियोल्स जब डायलेट करती हैं तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर, मेन आर्टरीज का प्रेशर फॉल कर जाएगा, ये दिमाग में बैठा लो, उसके बाद आपको हट से आसान लगेगा। अगर ये आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं, तो फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाएगा, फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाएगा, तो उसका मतलब है resistance to flow of blood has increased, resistance to flow of blood has increased, right? और रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ब्लड जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज अब देखो ये सब बंद हो गए हैं, तो अब ब्लड आगे नहीं जा रहा, ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो ब्लड यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा टू एक्सर्ट इट्स प्रेशर। तो याद रखो, जब
आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और आर्टेरियल प्रेशर मेन आर्टरी में मीन आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा रहेगा। अगर ये आर्टेरियोल्स डायलेट कर गए तो क्या होगा, फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा and more blood will enter into the tissues and the arterial pressure in the main aorta will fall। इसीलिए बॉडी में ये नहीं होता कि सारी की सारी वेसल्स आर्टेरियोल्स खुल गई और सारी ब्लड सप्लाई करना शुरू हो गई। अगर ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये काम नहीं, इनको नहीं जरूरत है, ठीक है, ब्लड की, तो ये आर्टेरियोल्स यहाँ की कंस्ट्रक्टेड रहेंगे। ये ब्रेन है, इसको तो हर वक्त ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ब्लड जाता रहेगा, राइट। तो ये आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन की पेरिफेरल रेजिस्टेंस की कहानी है। आ रही है समझ में बात, ठीक है। आर्टेरियोल्स सबसे जो घुमा देने वाली कहानी होती है ना, वो आर्टेरियोल्स की होती है। तो वो बड़ी कंफ्यूज करती हैं कि ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है। तो ये आपकी आर्टेरियोल्स हैं, ठीक है। ये जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ये दोनों कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो ब्लड फ्लो इनटू द टिश्यू विल डिक्रीज और यहाँ पे ब्लड जमा रहेगा। प्रेशर इन द मेन आर्टरी विल रिमेन इंक्रीज, ठीक है। लेकिन अगर ये डायलेट कर जाती है, दोनों आर्टेरियोल्स डायलेट कर जाती है, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्लड कम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर फॉल कर देगा। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, यानी आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और आर्टेरियल प्रेशर राइज करेगा। और अगर यहाँ पे डायलेशन हो रही है तो क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और आर्टेरियल प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वेन्स पे इफेक्ट क्या है। अच्छा, और हाँ, ये जो आर्टेरियोल्स है ना, इनका बड़ा मसला ये है कि वो कब कब खुलेंगे। एक तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। आर्टेरियोल्स जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होगी तो ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रिक्ट कर गई तो यहाँ पे ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज विल डिक्रीज और पीछे ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन से पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड blood flow to the tissues will decrease and the amount of blood which is in the your main vessel will increase, ठीक है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से याद रखो कि आर्टेरियोल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड आर्टेरियल प्रेशर विल इंक्रीज, राइट। और अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होगी तो ये वेसल्स डायलेट कर जाएंगे और ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज विल इंक्रीज एंड आर्टेरियल प्रेशर विल फॉल। अब वेन्स में क्या है, वेन्स जो है आपको पता है वेन्स की क्या कैपेसिटी, वेन्स बड़ी अच्छी होती है, उनकी कंप्लायंस बड़ी होती है। कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको मैंने इधर से बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया है तो कुछ बच्चे तो आराम से होमवर्क कर लेंगे और कुछ बच्चे जो है वो बहुत शोर मचाएंगे, हमने नहीं करना होमवर्क और हमने नहीं काम करना। तो जो बच्चे आराम से काम कर लेंगे ना, उनकी कंप्लायंस अच्छी है, और जो शोर मचा के करेंगे उनकी कंप्लायंस पुअर है। इसी तरह से आपकी वेन्स है, वेन्स में आप ब्लड भरते जाओ, उनमें प्रेशर नहीं बढ़ता है, ठीक है। और वो बगैर प्रेशर राइज किए अकोमोडेट करते रहेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। इसीलिए आपको पता है 64% जो ब्लड है वो एंटर होता है आपके लार्ज वेन्स में। अगर यही काम अपनी आप आर्टरीज के साथ करोगे ना, तो आर्टरीज में तो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ब्लड डालोगे ना तो उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं वेन्स कंप्लायंस आता है और वेन्स में ब्लड स्टोर्ड ब्लड भी बहुत ज्यादा होती है, 64%। अब जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो वेन्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का 3 जगह इफेक्ट है, आर्टेरियोल्स पे, वेन्स पे और हार्ट पे। तो वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वो बड़ी वेन्स है, जो ब्लड है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पुश करेंगे ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट की तब ब्लड ज्यादा जाएगा तो हार्ट पे स्ट्रेच ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हार्ट पे स्ट्रेच ज्यादा होगा, हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा होगी, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा और आर्टरी प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर आ जाता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का हार्ट पे इफेक्ट। 3 जगह इफेक्ट है सिंपैथेटिक्स का, हार्ट पे, आर्टेरियोल्स पे और वेन्स पे। आर्टेरियोल्स हमने देखा कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो वो आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा।
वेन्स में क्या होगा, वेन्स जब कंट्रैक्ट करेंगी तो उसमें ब्लड बहुत ज्यादा वो पुश होगा ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, venous return will increase, stretch on the heart will increase, और cardiac output will increase, right? अब हम देखेंगे हार्ट के ऊपर क्या सिंपैथेटिक इफेक्ट है। अब हार्ट के ऊपर तीन जगह इफेक्ट है सिंपैथेटिक का। इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, ठीक है, इसे हम कहेंगे इट इंक्रीजेस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो हार्ट रेट को 3 टाइम्स द नॉर्मल इंक्रीज करती है। द इंक्रीज इन हार्ट रेट इज कॉल्ड टोनोट्रोपिक इफेक्ट, and it also increases the conduction, that is called dromotropic effect, and it also increases the force of contraction, that is called the ionotropic effect. So cardiac output, अगर sympathetic stimulation होगी heart की तो cardiac output will increase 2 times the normal. Cardiac output will increase 2 times the normal. ठीक है, यानी कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से हार्ट पे याद रखो 3 इफेक्ट्स हैं। जब मैं आपसे पूछूं आपने सारे इफेक्ट्स बताने, आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि हार्ट रेट इंक्रीज करता है। ऐसे नोट पे इफेक्ट होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, टोनोट्रोपिक इफेक्ट। अगर कंडक्टिंग सिस्टम पे इफेक्ट होगा तो सारे कंडक्टिंग सिस्टम में तेजी तेजी के साथ सिग्नल ट्रेवल करेगा, यानी फ्रॉम मैसेज टू एबी नोड से बंडल ब्रांच से परकंजी फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड ड्रोमोटिक इफेक्ट। यानी कि ऐसे नोड पे भी इफेक्ट तेज हो गया है, कंडक्टिंग पाथवे पे भी इफेक्ट तेज हो गया है, और जो मसल की जो कंट्रैक्शन, जो कार्डियक मसल की कंट्रैक्शन जो है ना, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन वो भी ज्यादा हो गई है। यानी कि जो ऑटोरिथमिक सेल्स हैं लाइक ऐसे नोड और जो कंडक्टिंग फाइबर्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट तेज हो जाता है सिंपैथेटिक की वजह से, स्टिमुलेशन की वजह से, और कार्डियक मसल जो है सेल उसकी भी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। एट दिस इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट 2 टाइम्स द नॉर्मल। ठीक है, आई रिपीट अगेन, 3 जगह इफेक्ट है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का, आर्टेरियोल्स पे, वेन्स पे और हार्ट पे। और हार्ट इटसेल्फ पे 3 इफेक्ट्स हैं, हार्ट रेट पे, कंडक्शन पे एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। ठीक है, तो ये आपने चीजें दिमाग में बैठा लेनी है अपने अच्छी तरह से। तो जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन होती है। अब ये कब होती है? फ्राइट फ्लाइट फियर एक्शंस। ठीक है, इस सिचुएशन में फ्राइट में दौड़ लगानी है आपने, और फियर रिएक्शन एक्सरसाइज में, और अगर बंदे को कोई स्ट्रेस है बहुत ज्यादा या हेमरेज हो गया है। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स को? आ रही है? अच्छा। सो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन कब होती है? फ्राइट फ्लाइट और फियर रिएक्शन। ये कब होगा? जब आप शेर को देखोगे। फ्राइट फ्लाइट एंड फियर रिएक्शन। तो जब मैं स्टूडेंट से कहती हूँ ना बच्चों, ये आप जब आप शेर को देखोगे तो आपको ये रिएक्शन होगा, तो स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं मैडम, जब हम शेख साहब को देखेंगे ना तो हमें ये रिएक्शन होंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में आपके सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाएगी, और चाहे शेख साहब को देख के आपके सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो या शेर को देख के। ठीक है, तो उसे एक्सरसाइज में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। तीसरे कोई स्ट्रेस लाइक हेमरेज, ब्लड लॉस हो गया तो भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब एक्सरसाइज की बारी आएगी। ठीक है, वो अलग से। स्ट्रेस में क्या होता है कि आर्टेरियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 75 to 100 मिलीमीटर विद इन सेकेंड्स। दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड अलार्म रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आर्टेरियल प्रेशर को आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं? अगर आपने किसी को देखा है, यू वांट टू रन, इफ यू वांट टू रन तो यू नीड lot of pressure in your main arteries which is supplying a large amount of blood to your muscles। ठीक है, ताकि आप दौड़ सको। ठीक है, so alarm reaction में क्या है? sympathetic stimulation provides excess of arterial pressure that can immediately supply blood to the muscles of the body that might need to respond instantly to flight from danger। भाग सको आप, ये कि वहीं के वहीं खड़े रह जाओ, इससे आपको आर्टरी प्रेशर बढ़ जाता है, यू नीड मोर ब्लड। ठीक है, अच्छा फिर अच्छा बात है, अब 2 सिचुएशन है।
या आर्टिरियल प्रेशर फॉल कर गया या आर्टिरियल प्रेशर राइज कर गया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ज्यादा कंट्रोल है कि ये फॉल इन आर्टिरियल प्रेशर को राइज करना है। तो आर्टिरियल प्रेशर फॉल करेगा तो या तो हमेशा सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक कम हो जाएगी। और अगर आर्टिरियल प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा हो जाती है। ये चीजें याद दिमागों में बिठा लोगे ना तो फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है वो आपका है बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स क्या चीज होती है? रिफ्लेक्स के जनाब साहब आपके 5 कंपोनेंट। एक होता है रिसेप्टर। यहाँ पे बेरोसेप्टर में रिसेप्टर जो है वो आपका कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी है। दूसरा पार्ट क्या है? एफरेंट नर्व्स, ठीक है, जो सिग्नल्स लेके जा रहे हैं टू द सेंटर, वो है जी आपकी ग्लॉसोफेरिंजियल और वेगस नर्व। तीसरा क्या है? आपका सेंटर होता है। ग्लॉसोफेरिंजियल वेगस नर्व सिग्नल लेके जाएंगे सेंटर में, जो कि टेक्टस सॉलिटेरियस प्रेजेंट है, दैट इज द वेसो मोटर सेंटर इन द मेडुला। चौथा पार्ट क्या है रिफ्लेक्स का? इफरेंट नर्व्स, जो कि सेंटर से सिग्नल्स लेके जा रही हैं बैक टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। इफरेंट नर्व्स कौन सी है यहाँ पे? सिंपैथेटिक और वेगस नर्व। कौन सी है? सिंपैथेटिक और वेगस नर्व। और फिर इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड एड्रिनल मेडुला। ये अगर आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से आप बैठा लो तो फिर बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि जो रिसेप्टर्स हैं आपके, ये देखो, ठीक है, जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज में पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये आपकी वेगस नर्व है और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है, जो कि सिग्नल्स लेके जा रही है। एफरेंट नर्व्स हैं, लेके जा रही हैं आपके मेडुला में, और फिर वहां से इफरेंट नर्व है पैरासिम्पैथेटिक और वेगस आके अफेक्ट करती हैं। आप ये देखो, ये डायग्राम जिनोम का बड़ा अच्छा डायग्राम है। ये आपके रिसेप्टर्स पड़े हैं, बेरोसेप्टर्स। ठीक है, ये आपके सिग्नल्स जा रहे हैं वाया 9th एंड 10th नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व। ये जा रहे हैं सिग्नल्स आपके सेंटर में, जो कि आपके लिए जो मोटर सेंटर मेडुला में पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर वहां से सिग्नल्स आते हैं वाया सिंपैथेटिक टू एड्रिनल मेडुला टू योर ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड वेसल्स कौन सी? आर्टेरियोल्स। ठीक है, अगर मैं ब्लड वेसल्स कह दूं तो याद रखना कि आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टेरियोल्स। एंड देन सिग्नल जा रहे हैं आपके हार्ट को। ये 3 अफेक्टर ऑर्गन्स हैं, एड्रिनल मेडुला, आर्टेरियोल्स और हार्ट। ठीक है, सो whenever ये जो बेरोसेप्टर्स हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंज इन प्रेशर। ओके, आई विल स्टॉप हियर। कोई बात अगर नहीं समझ में आई? हेलुसिनेशंस ही होती हैं। बेटा इनको अनम्यूट कर दो बच्चों को। अच्छा, जोक तो आपको समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, आवाज बहुत कम है। कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लो मेरे से। हेलो बच्चों, कहाँ गायब हो गए हो?